गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट। आप सभी का स्वागत है टीचिंग वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। राहुल पांडे ऑफिशियल ये टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन कीजिएगा फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक, इसमें ना मैंने कुछ कल क्विज़ वगैरह डाले हैं और इसमें मैंने कुछ पीडीएफ्स डाली हैं, इन्हें आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत काम आएंगी। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते। पहला क्वेश्चन है संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम पूछना है। संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, ये तीनों क्षेत्र किसने दिए हुए हैं? ब्लूम ने। बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत किसका है? ब्लूम का, याद रखना। तो सबसे पहले क्या आता है? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, इस तरीके से चलते हैं। और ये कब दिया था इन्होंने? 1956 में। ये रिवाइज कब हुई है इनकी थ्योरी? 2001 में। इतना याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? नहीं पूछ रहा है। तो देखो, कभी भी ना ऑटोक्रेटिक नहीं होना चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं कि टीचर का जो मना रहा है उतना पढ़ा रहा है, अपने हिसाब से पढ़ा रहा है, बच्चे को ध्यान में नहीं रख रहा। जब बच्चे को ध्यान में नहीं रखते ना, उसे कहते हैं ऑटोक्रेटिक या स्वेच्छाचारी। ऐसी पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। अच्छा, डेमोक्रेटिक की बात कौन करता है? ये जॉन डीवी करते हैं। कौन करते हैं? जॉन डीवी, ठीक है। और जॉन से याद आता है जोना कॉम्प्लेक्स। जोना कॉम्प्लेक्स ये किसने दिया था? मांग का सिद्धांत किसका है बताओ? मैस्लो का है ना। मैस्लो ने दी थी ना नीड थ्योरी, उन्होंने दिया था जोना कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट, अप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत, तो ये दिया हुआ विक्टर ब्लूम का, सीधे याद करने वाला क्वेश्चन है। मैस्लो ने कितने मांग बताई? 5, ठीक है, याद रखना। स्किनर की किताब है बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये याद रख लेना। नेक्स्ट, सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम पद कौन सा है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं, ठीक है, याद रखना क्या होगा। और अपने यहाँ इंडिया में डी तिवारी लेके आए थे इसे, किसे? इसे ही सूक्ष्म शिक्षण को, ठीक है। माइक्रो टीचिंग कहते हैं, माइक्रो टीचिंग। कितने मिनट की है? 36 मिनट की है, याद रखना। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, बच्चों इसमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? तो चोम्स्की है, इनकी किताब है सिंथेटिक स्ट्रक्चर। इन्होंने दिया था लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यूनिवर्सल ग्रामर मेथड, डीप लर्निंग थ्योरी और स्ट्रक्चर। बस इतना याद रख लो। आंसर क्या हो जाएगा? सी। अच्छा, ये जो बिने है ना, 1905 में बुद्धि पे काम किया था इन्होंने, ठीक है। पहला बुद्धि परीक्षण इन्हीं का है, याद रखना, जिसमें कि 30 क्वेश्चन थे। 1908 में मानसिक आयु इन्होंने दिया शब्द, और फिर उन्होंने 59 क्वेश्चन कर दिए थे। पावलव का पूरा नाम इवेन पेट्रोविच पावलव है, याद रखना। और इन्हें 1904 में नोबेल मिला था। नेक्स्ट, आंसर क्या है इसका? सी। नेक्स्ट है, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया था? इन्होंने किया था अधिगम में प्रयास और भूल, ट्रायल एंड एरर लर्निंग के हिसाब से किया था। 1898 में इन्होंने 3 मतलब कि मुख्य बताए थे। मुख्य सिद्धांत 3 थे, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव का सिद्धांत, ठीक है, याद रखना। और गॉड नेम कितने दिए थे? गॉड नेम थे इनके 5। इनकी बुद्धि कितने प्रकार की थी? बुद्धि दी थी इन्होंने 3 प्रकार की, मूर्त, अमूर्त, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। मूर्त को व्यवहारिक और यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं, याद रखना। और ठोस सिद्धांत, बालू का सिद्धांत, CABD थ्योरी, सब किसे कहते हैं? थॉर्नडाइक के सिद्धांत को ही कहते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ टेस्ट से प्राप्त की है। तो देखो, एक चीज़ याद रखना, इन्होंने करी है रचनावाद से। ये जो हम लोगों के हैं कि किस पे याद आए? सभ्यता और प्रगति नियम है, निबंध है, सभ्यता एंड प्रगति, सभ्यता और प्रगति, ये नियम है रविन्द्रनाथ टैगोर का, उस पर आधारित है ये। रविन्द्रनाथ टैगोर कौन है? ये खुद अपने में एक व्यवहारवादी हैं, ये याद रखना। और ये किस पे आधारित है? ये रचनावाद पे आधारित है। और NCF नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, कैरिकुलम का मतलब क्या होता है? दौड़ का मैदान। क्या होता है? दौड़ का मैदान, ये भी याद रखना। 38 लोग थे इसमें NCF में, और ये आखिरी वाल कब आया? NCF 2005 में। अब नया NCF आएगा आपका 2022 में आ जाएगा, जहाँ तक है, ठीक है, उस पर काम चल रहा है। तो बस इतना याद रखेंगे, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, हार्वर्ड के द्वारा दी गई पाठ योजना, उपागम के चरणों का उपयुक्त तार्किक क्रम बताओ। पाठ योजना किसने दिया सबसे पहले? ये दिया गेस्टाल्टवाद ने। पाठ योजना के बारे में किसने बात करी सबसे पहले? गेस्टाल्टवाद ने।
गेस्टाल्टवाद कब आया था? 1912 में वर्दीमर लेके आया था। सबसे ज़्यादा प्रयोग कोहलर ने चिंपैंजी सुल्तान नाम के पे किए थे, याद रखना। तो हार्वर्ड की ये 5 पदी प्रणाली है। एकेडमिक डिसिप्लिन पे जोर दिया है, मैथ पे जोर दिया है इसने हार्वर्ड ने। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, साक्षर, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग, ये हैं, ठीक है, याद रखना। और हार्वर्ड ने क्या दिया था? स्मृति स्तर दिया था। बोध किसने दिया था? मॉरिसन ने दिया था। हंट ने क्या दिया था? चिंतन स्तर दिया था, ठीक है, याद रखना। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के किस अध्याय में विद्यालय और शिक्षकों की जिम्मेदारियों का वर्णन किया गया? तो ये किया गया अध्याय 4 में। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा, ये भी पूछा जाता है सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है, तो सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है? अध्याय 4 है। कभी आपको आंसर ना समझ में आ रहा हो तो अध्याय 4 लगा के आना, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, इसमें आंसर सही होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। और 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हो गया था, याद रखना। और बाकी अगर स्टेट वाइज बात करूँ तो राजस्थान और यूपी का तो मुझे याद है 2011 में लागू हुआ है, ठीक है, याद रखना। 135वां कंट्री था इंडिया RT, राइट टू एजुकेशन, ये नियम लाने वाला, ठीक है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए शालाओं में उपयोग में आने वाली विधियाँ कैसी हैं? परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों तरीके की होती हैं। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, परीक्षण जो अनुदेशन के दौरान, मतलब कि पढ़ाने के दौरान हो रहा है तो और निदान के लिए किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये होता है 40%। फॉर्मेटिव का ही दूसरा नाम क्या है? रचनात्मक। योगात्मक कितना परसेंट होता है? 60%। इसे क्या कहते हैं? सम्मेटिव असेसमेंट, याद रखना, ठीक है। और इसका आंसर हो जाएगा ए, रचनात्मक मूल्यांकन, ठीक है। इसमें जो कमी निकलती है ना बच्चे, फिर उसका निदान करते हैं। निदान में पहचान हो जाती है कहाँ कमी आ रही है, फिर उसका क्या करते हैं? उपचार करते हैं। निदान को डायग्नोसिस बोलते हैं और इसको क्या कहते हैं? उपचार को रेमेडी। नेक्स्ट, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए? तो अगर आपको रटने की प्रवृत्ति रोकनी है ना तो क्या पूछो? वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछो। इसमें क्या होगा? बच्चा रट्टे नहीं लगा पाएगा। ऐसा हुआ जैसे कि लघु उत्तरीय प्रश्न है या निबंध है, तो आधा निबंध आपने महात्मा गांधी पे याद कर लिया और उसी को आपने किसमें? सुभाष चंद्र बोस के में लिख दिया। बहुत बार हो जाता है ऐसा, ठीक है। तो इन सब में तो क्या रट्टाफिकेशन हो जाता है, इसमें नहीं होता। आंसर ए होगा, इसमें जो आंसर होगा वही आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, मतलब टिक लगाना पड़ेगा। अधिगमकर्ताओं के सतत और व्यापक मूल्यांकन में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखो जो योगात्मक मूल्यांकन है ना वो औपचारिक आकलन होता है, ये बिल्कुल सही बात है। समेटिव असेसमेंट की बात कर रहा है ये, ठीक है, याद रखना। अब देखो अनौपचारिक तो नहीं होता, प्रक्रिया के दौरान नहीं होता, ये तो अंत में होता है, ठीक है, तो इसलिए ये बाकी सब गलत हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में इसमें से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन पूछ रहा है। तो यह विद्यालय आधारित होता है, ये तो बात सही है। इसमें विद्यार्थी के सभी पक्ष शामिल होते हैं, सही बात है। इसमें निदान मूल्यांकन शामिल नहीं होता। देखो 3 पॉजिटिव दे रखे हों और 1 नेगेटिव दे रखे हो ना, वही आंसर होता है। 99% ये आंसर होगा इस तरीके से। प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना, ये बहुत बड़ी ट्रिक है जो आपको मिल रही है। अगर ऐसा ना मिले ना तो पढ़ना छोड़ देना इस चैनल से, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। तो 99% में ट्रिक लगती है, याद रखना। और सतत और व्यापक मूल्यांकन में ना वैसे भी हम निदान पे जोर देते हैं। निदान मतलब पहचान पे, क्या दिक्कत है बच्चे में? आंसर सी होगा। नेक्स्ट, शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी होता है जब, कब होता है? जब ना बच्चे के मानसिक स्तर के अनुरूप हम उसे शिक्षा दी जाए। ऐसा नहीं कि बच्चा है 6th लेवल में, आप पढ़ा रहे हो 10th लेवल का, तो फिर उसमें वो समझ में नहीं आएगा बच्चे को। चाहे बच्चा कितना भी रुचि क्यों ना हो सब विषय में, तो भी नहीं समझ में आएगी। चाहे आपको कितना भी अच्छा गहन ज्ञान क्यों ना हो, मगर बच्चे का लेवल ही नहीं है अभी। और जैसे बच्चा अभी मतलब 1 साल का है, अब उससे बातें कर रहे हो आप PhD लेवल की, तो नहीं सेट होगा ना उस तरीके से वो। नेक्स्ट, कक्षा का शिक्षण होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? संवाद मूलक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम अपनी बात कहे और चले गए। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? ज्ञात से अज्ञात होता है, विशिष्ट से सामान्य होता है, सरल से जटिल होता है, मगर ये नहीं होता। इसे यहाँ लाओ, पूर्ण को अंश को यहाँ लाओ। ये किस पे? गेस्टाल्ट नियम पे आधारित है, तो आंसर हो जाएगा सी, पूर्ण से अंश की ओर होना चाहिए। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं? इसमें तो स्तर बताया था हार्वर्ड ने दिया था, अवबोध बताया था मॉरिसन ने दिया था, खोज, प्रस्तुतिकरण, समावेशन, संगठन, अभिव्यक्ति, ये 5 पद हैं इनके, हंट ने दिया था, चिंतन, मगर सूक्ष्म स्तर ही किसी ने नहीं दिया, ठीक है, याद रखना, ठीक। अब एक चीज़ और बता दूं, विचार युक्त अवस्था किसको कहते हैं? विचार युक्त अवस्था कहते हैं चिंतन को, विचार युक्त अवस्था,
विचार युक्त अवस्था, ठीक है, याद रखना। आंसर हो जाएगा आपका बी, क्योंकि सूक्ष्म स्तरीय शिक्षण ये कुछ स्तर नहीं है शिक्षण का। नेक्स्ट, अधिगम की दृष्टि से सर्वोत्तम सामग्री कैसी है? जो ना अध्यापक के द्वारा निर्मित हो उसे कहते हैं सर्वोत्तम सामग्री। आंसर होगा डी, ठीक। नेक्स्ट, एक आक्रामक छात्र जो स्कूल के मानकों का पालन नहीं करता, निम्न में से कौन उसकी मदद करेगा? तो उसे करेंगे भावात्मक रूप से संतुलित नहीं है वो, ठीक है, अफेक्टिव डेवलपमेंट या डोमेन, उसमें अफेक्टिव डोमेन में उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, सीखने की खेल विधि उपयोगी है। देखो, एक होता है खिलौने की आयु, एक होती है खेलने की आयु। देखो, खिलौने की आयु होती है 2 से 6 वर्ष, खेलने की आयु होती है 6 से 12 वर्ष। तो यहाँ क्या कह रहा है? सीखने की खेल विधि, तो खेल विधि कहाँ आएगी? बाल्यावस्था में आएगी। अगर यहाँ पे दे रखा होता उत्तर बाल्यावस्था, तो आप उत्तर बाल्यावस्था लगा के आते हैं इसका आंसर। वैसे भी बाल्यावस्था हम 6 से 12 लेते हैं, उत्तर बाल्यावस्था भी हम 6 से 12 लेते हैं, पूर्व बाल्यावस्था हम लेते हैं 2 से 6। तो 2 से 6 में तो ये तो खिलौनों की आ जाएगी, तो आंसर क्या होगा आपका ए, ठीक है। और खेल विधि किसने दी थी? कैल्डवेल कुक, याद रखना ये। नेक्स्ट, खेल विधि के जनक कहे जाते हैं कैल्डवेल कुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से सही मतलब क्रम बताना। क्रम क्या होगा? देखो, जब भी नया कोई संगठन बनता है ना, मैंने ये कैसे याद किया होगा, जब भी कोई नया संगठन बनता है तो हर कोई चाहता है कि उसमें नेतृत्व करने को मिल जाए उसे, मगर आखिरी में उस बंदे पे क्या कर ले, कोई ना कोई बड़ा आदमी नियंत्रण कर लेता है कि तुम रहने दो, हम करेंगे। तो जब भी कोई नियोजन बनता है, ठीक है, जब भी कोई नया संगठन बनता है, ऐसे याद किया मैंने, तो नेतृत्व करना चाहता है मगर उसको कोई ना कोई नियंत्रण कर लेता है। आंसर होगा बी, आंसर होगा सी, सॉरी क्या होगा? सी होगा। और ये डेविस ने दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है? डेविस का। नेक्स्ट, एक शिक्षक छात्रों को एक विषय पढ़ाता है और उससे संबंधित प्रश्न और प्रस्तुतियों के साथ आने के लिए कहता है, तो इसे क्या कहेंगे? सक्रिय सहभागिता होती है, ठीक है। नेक्स्ट, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निम्न में से कौन केंद्र बिंदु होता है? केंद्र बिंदु तो क्या होता है? छात्र होता है ना, हमेशा छात्र को ही देख के तो पढ़ाते हैं, छात्र की आवश्यकता के हिसाब से पढ़ाते हैं। देखो, जॉन डीवी ने त्रिमुखी प्रक्रिया बताया था, ऐसे शिक्षक यहाँ बताया था, उसने छात्र बताया था और पाठ्यक्रम बताया था। तो एक चीज़ याद रखना, शिक्षक क्या होता है? स्वतंत्र चर होता है, ये आश्रित चर होता है, ये मध्यस्थ चर होता है। मगर जब भी कभी आप केंद्र बिंदु की बात पूछेंगे तो उसमें छात्र आएगा। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, इसमें से बताइए अधिगम प्रक्रिया के क्रमवार को जमाना है। तो सबसे पहले हम क्या उद्देश्य का चयन करते हैं? वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं, तो पहले नंबर पे ये आएगा, दूसरे पे ये आएगा, तीसरे पे सामग्री का प्रस्तुतिकरण करेंगे, चौथे पे मूल्यांकन। बस अब अपने हिसाब से देख लेना। नेक्स्ट, हाउ मैनी हेल्थ कंडीशन कवर की गई है आरपीडब्ल्यूडी में? देखो, ये तो पहले बता दूँ, 2016 में आया था आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, इसमें 21 कंडीशंस थी, ठीक है। नेक्स्ट, अभी जो देखो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2019 में जो ये शिक्षा नीति आई है, इसके हेड कौन है? तो इसके हेड है कस्तूरी रंगन। कौन है? कस्तूरी रंगन। आंसर ए हो जाएगा, सीधे याद रखो। अब देखो, एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का नाम बदल के क्या कर दिया? शिक्षा मंत्रालय कर दिया। क्या कर दिया? शिक्षा मंत्रालय। कहा गया है कि जीडीपी के 6% हम शिक्षा पर खर्च करेंगे। नेक्स्ट, अभी देखो जो नई शिक्षा नीति आई ना, उसमें क्या होगा? 5-3-3-4 ये वाला पैटर्न चलेगा। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, अभी देखो 6वीं क्लास से महत्वपूर्ण विषय कौन सा बनाया गया है? तो ये बनाया गया कोडिंग। कोडिंग सिखाएंगे हम 6वीं क्लास से बच्चे को। अच्छा, ये जो ऊपर दे रखा था एनपीई, इसे लागू करने वाला पहला राज्य बना है हिमाचल, ये भी याद रख लेना। देखो, प्राथमिक स्कूलों में दोपहर का भोजन योजना लागू करने के क्या अभिप्राय? इससे क्या आता है कि दाखिले में वृद्धि करना था, और इसे सबसे पहले कौन लागू किया था? तमिलनाडु। और एक कब आया था? मिड डे मील प्रोग्राम आया था 1995। छोड़ो, इसे कंफर्म नहीं है, मुझे मिड डे मील प्रोग्राम बताना आप कब आया। मिड डे मील प्रोग्राम कब आया आप लोग बताना प्लीज़ ना। नेक्स्ट, अब देखो इसमें से शिक्षकों के लिए शीर्ष निकाय कौन सा है? तो एनसीटी है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, 1995 में बना था, ठीक है। एनसीईआरटी नेशनल कैरिकुलम ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है, याद रखना। और ये आया था 1961 में। नेशनल काउंसिल है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट, ब्लैक बोर्ड योजना आई थी 1986 में, लागू हुई थी 1987। 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसमें थी, ये प्राइमरी एजुकेशन के लिए थी।
अच्छा देखो, अब एक स्कीम आई डिजिटल ब्लैक बोर्ड योजना, ये किसकी, ये भी तमिलनाडु की है। नेक्स्ट, इग्नू कब स्थापित हुआ था, तो इग्नू हुआ था 1985 में। अगर कोई पूछ लेना कि सबसे पहली वो डिस्टेंस यूनिवर्सिटी, तो 1982 में ये हुई थी। भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी कहाँ थी, कि ये हैदराबाद की, ये याद रख लेना, ये फैक्ट अलग से, और ये भी याद रखना। नेक्स्ट, इतने ही क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ आज का आपका जो होमवर्क है वो ये है कि स्किनर ने प्रयोग किस पे किए, चूहे पे किए, कबूतर पे किए, या दोनों पर किए। ठीक है, ये आपका आज का होमवर्क है। और वो ना मिड डे मील प्रोग्राम, ये आपको पता हो ना, तो प्लीज़ बताइएगा कब आया था। अब इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, प्रोग्राम आया कब, और फिर इसमें ना पका हुआ भोजन तो 2004 से हम दे रहे हैं। ठीक है, ये भी देख लेना थोड़ा सा। बाकी अपना अपनों का ध्यान रखना, कोई डाउट आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।